आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव पर देखिए आज शासकीय अस्पताल में ड्यूटी से नदारद क्यों रहते हैं डॉक्टर दिनेश ठाकुर। क्या अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को बुलाने के लिए वे चला रहे हैं अस्पताल के सामने क्लिनिक। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक क्यों लिखते हैं मरीजों को बाहर की दवाइयां। अस्पताल तो आलीशान, लेकिन डॉक्टर और सुविधाओं के मामले में क्या है बड़वाह सिविल अस्पताल की हालत। सुनिए हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश ठाकुर से सीधी धमाकेदार बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़वा के सिविल हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश जी ठाकुर के पास उपस्थित हैं। बड़वा का जो शासकीय हॉस्पिटल है वो एक क्षेत्र का महत्वपूर्ण हॉस्पिटल माना जाता है। हजारों लोगों का रोजाना यहाँ से आवागमन रहता है। कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती है, तो उनके पास एकमात्र इलाज का साधन बड़वा का सिविल हॉस्पिटल है। यहाँ पर अनेक बार प्राइवेट संस्थाएं और सरकार की ओर से अनेक सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाती है, संसाधन भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इलाज की जरूरत होती है तो कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हम आज हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश जी ठाकुर के पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, अभी वर्तमान में किस पद पर हैं और पहले क्या क्या जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जी, जैसा आपने बताया कि सिविल हॉस्पिटल बड़वा में मैं विगत 13 वर्षों से पदस्थ हूँ, और जब मैं पदस्थ हुआ था तो मेरी पोस्टिंग मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ हुआ था मैं। और मेरी ड्यूटियों का जो दायित्व था वही इमरजेंसी ड्यूटी करना, सारे जनरल पेशेंट देखना, और मतलब हम लोग इस दौरान हमने पिछले 10 सालों में इमरजेंसी ड्यूटी की है। सन 2022 से मेरा प्रमोशन होकर शासन द्वारा मुझे हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ किया गया। तब से मैं विशेषज्ञ के रूप में अपनी पिछले 3-4 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन गई बड़वा की। जी, हॉस्पिटल की काफी बड़ी बिल्डिंग बन गई जी। बहुत सारे दानदाताओं ने वहाँ पर बहुत सारे संसाधन भी दिए हुए हैं। बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग अलग मशीनें समय समय पर आती रही। बिल्कुल आती रही है। लेकिन अभी वर्तमान में बड़वा की जनता की तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में मौजूद है और क्या क्या सुविधाओं की आपको अपेक्षा है इस जनता के इलाज के लिए। जी, आज मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जो बिल्डिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल को लेकर बनाई गई है, जिसमें संपूर्ण सुविधा रखी गई है। अलग अलग ऑपरेशन थिएटर रखे गए, आईसीयू रखे गए हैं, पूरे सिस्टमेटिकली वार्ड रखे गए हैं। यहाँ पर मशीनें आ भी गई हैं जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होती है, परंतु मशीनों को ऑपरेट करने के लिए अभी हमारे पास मेन पावर, और हम विशेष तौर पे बात करेंगे कि बेहोशी रोग विशेषज्ञ एनेस्थीसिया डॉक्टर की, जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। और इस वजह से क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पर मरीज को भी ओपीडी सेवा और साधारण फ्रैक्चर्स का जो इलाज होता है प्लास्टर वास्टर द्वारा, अभी सिर्फ उतना ही यहाँ पर हमें उन्हें इलाज मुहैया कराया जाता है। सर, यहाँ आए दिन हम देखते हैं कि काफी एक्सीडेंट होते हैं जी, और खासकर तो इंदौर इच्छापुर सड़क पर तो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट हम रोजाना देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र इलाज का सहारा भी हमारा हॉस्पिटल ही है। बिल्कुल। यहाँ पर एक्सीडेंट होने पर उस मरीज को हम क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दे पाते हैं और क्या क्या सुविधाओं की आपको अपेक्षा है जिससे उसका अच्छी तरह इलाज हो सके, इंदौर रेफर नहीं करना पड़े। ये आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया है ना। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हाईवे होने की वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और कहीं गंभीर मरीज सीधे हॉस्पिटल लाए जाते हैं, है ना। हम उन्हें प्राथमिक उपचार देने के पश्चात उनमें जो भी उसकी ऊपर से ही हमें पता चल जाता है कि साहब इसे फ्रैक्चर है, किस प्रकार का फ्रैक्चर है, परंतु इमरजेंसी में तो एक्सरे चालू नहीं रहते हैं, तो उन्हें हम कच्चा प्लास्टर दे के स्प्लिंट लगा के फिर हमें उन्हें रेफर करना पड़ता है इंदौर या खरगोन, जी, है ना। 2 हमारे रेफरल सेंटर है, इंदौर या खरगोन में रेफर करना पड़ता है। अगर
चूंकि आज ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इस मंच के माध्यम से मैं अपने सारे बड़वा नगर के जनप्रतिनिधियों, माननीय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी भी है, उनसे भी मैं ये चाह रहा हूँ, हालांकि उन्होंने सभी लोगों ने हम सतत प्रयासरत है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाई जाए और एक ऑपरेशन थिएटर का जो भी सिस्टम है वो सब आ चुका है। हमें यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर को रन करने के लिए ओटी टेक्नीशियन, ओटी एनेस्थीसिया के लिए भी प्रयास करना हम अपनी तरफ से शासन को कई बार लिख के दे चुके हैं, हमारे वरिष्ठों को हम अवगत करा चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण भी किया जा चुका है और माननीय विधायक जी द्वारा हमारे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द बेहोशी के डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, जिससे हम यहाँ ऑपरेशन भी चालू कर सके, है ना। महिला डॉक्टर भी हमारे पास उपलब्ध है प्रथम श्रेणी, और मैं बिल्कुल करना ही चाहता हूँ, ये मैंने अपनी दिली इच्छा कई बार रखी है इस मंच के माध्यम से भी, और आए दिन मीटिंग में भी और रोगी कल्याण समिति की मीटिंग में, और जब भी कोई इस तरह का वो होता है मैं हमेशा अपनी बात जनप्रतिनिधि को रखता हूँ कि भाई और अभी आयुष्मान की सुविधा वर्तमान में सरकार दे रही है, तो हम क्यों ना उसमें हम मरीजों को यही ऑपरेशन की सुविधाएं दें। सर, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जी, और मैं समझता हूँ कि किसी भी बड़े एक्सीडेंट होने पर अकेले हड्डी रोग विशेषज्ञ को यदि उनके पास अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हो तो बड़े तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसका इलाज पर्याप्त नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो आपके पास में आपके अलावा आपके मरीज को संभालने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है और क्या क्या सुविधा है? देखिए, अभी हमारे पास जो है 3 वार्ड बॉय है और इमरजेंसी में हमारे पास हड्डी के लिए वो मतलब हड्डी मेरे साथ अधीनस्थ कोई स्टाफ रहता नहीं है जी, है ना। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही स्टाफ है जो प्लास्टर और उसमें प्लास्टर लगाता है और प्लास्टर में हमारी मदद करता है वो। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेरे पास एक ही स्टाफ है। बाकी हमारा जो वार्ड बॉय और ये लोग हैं वो थोड़े से ट्रेंड हो गए, पर वो भी चूंकि नंबर में 3 ही है इसलिए वो अक्सर इमरजेंसी ड्यूटी करते रहते हैं। जो प्राथमिक सुविधा हम यहाँ दे सकते हैं वो तो हम दे देते हैं, लेकिन आपने प्रश्न किया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ में ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और अपना ऑर्थो टेक्नीशियन और 1-2 टेक्नीशियन, इस तरह की 4-5 लोगों की हमें जरूरत रहती है जो मिलकर टीम वर्क का काम करती है। जी जी सर, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आप बड़वा में काफी चर्चा में रहते आए हैं जी। हॉस्पिटल के अंदर आपकी सेवाओं की सराहना हर कोई व्यक्ति करता है कि आपकी सेवाओं में कोई कमी नहीं है जी, लेकिन आप पर आरोप भी लगातार लगाए जाते रहे हैं जी। और सबसे बड़ा आरोप तो यहाँ के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी हैं और बहुत सारे आम लोग भी लगाते हैं जी कि आपने वहां पर हॉस्पिटल के अंदर सेवाएं कम देते हैं, हॉस्पिटल में आप उपस्थित नहीं रहते और आपने उसके अल्टरनेट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आपने एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है और वहां पर इलाज नहीं करके आप निजी फायदे के लिए यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। नहीं, तो इस आरोप में क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल आरोप में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, है ना। पर चूंकि आम जनता की धारणा बन गई है कि भाई वो किस माउथ पब्लिसिटी होती रहती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अस्पताल में, सिविल अस्पताल में मरीजों को उसी प्रकार देखता हूँ, उनकी उसी प्रकार से मैं इलाज करता हूँ जैसे मैं अपने निजी क्लिनिक पर करता हूँ। उन्हें देखता हूँ क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है और उनका एक्सरे करवाता हूँ, जो दवा वहाँ उपलब्ध रहती है उन्हें देता हूँ। और शासन द्वारा बाजार की दवाइयाँ लिखना मना है, पर चूंकि मरीज के हित में मैं अपनी रिस्क पे उसे बाजार की दवाइयाँ भी लिख के देता हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। और रही बात कि भाई अस्पताल में मिलते नहीं है, तो उसमें मेरा एक जवाब है मेरा सभी बड़वा की आम जनता को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, कि चूंकि मैं अकेला हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं साथ में अभी इमरजेंसी ड्यूटी भी करता हूँ और विगत मैंने 10 वर्षों से बहुत इमरजेंसी ड्यूटी करी, मैंने बहुत सारे केसेस करे, MLC करी है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन मुझे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है गवाही देने के लिए। और चूंकि इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं इसलिए अगले दिन हमारा ऑफ रहता है। फिर अब मरीज जब भी आता है कि नहीं भाई हम जब आए तब हमें मिलना चाहिए, पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। और तो भाई ये तो चलो ठीक है कि अगले दिन आने के लिए बोलते हैं उसको, पर मरीज बस कब कोई मरीज आया कि साहब लगत सतादार आया, मैं आज भी आया, 3 दिन के बाद आया, तो वो कुछ और समस्या हो सकती है, भाई मैं कोर्ट गया हूँ या मेरा ड्यूटी ऑफ हो, उसे पता नहीं रहता है और वो सीधे यही बोलते हैं कि ठाकुर साहब नहीं मिलते हैं साहब। जी जी जी, है ना। तो विगत 10 वर्षों में मैंने बहुत ड्यूटियां करी, आज भी मैं ड्यूटी करता हूँ, MLC पोस्टमार्टम करता हूँ और कहीं ना कहीं उसके लिए मुझे है ना
कोर्ट को भी समय देना पड़ता है, क्योंकि आए दिन भाई मुझे जज लोग भी बोलते हैं कि साहब आप कोर्ट में आप उपस्थित समय पे हो जाया करिए, जिससे फाइलें पेंडिंग ना हो, है ना। और रही बात की क्लिनिक प्रैक्टिस करने की, तो मैंने कभी भी अपने हॉस्पिटल के ड्यूटी के टाइम पे मैंने क्लिनिक पे किसी भी मरीज को नहीं देखा है। भाई किसी मरीज को यहाँ आना है तो वो उसकी इच्छा है ना। मुझसे कई मरीज पूछते हैं कि साहब आप क्या बाहर भी बैठते हैं, आप क्लिनिक चलाते हैं क्या, हम वहाँ आ जाएंगे। तो ये उसका अपना स्वयं का निर्णय है, वो आना चाहे तो, जी है ना। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। आज भी जब मरीज आता है उसे जो सेवाएं वहाँ उपलब्ध रहती है वो दी जाती है। साधारण फ्रैक्चर के लिए उसे प्लास्टर किया जाता है, परंतु गंभीर मरीज या उसे ऑपरेशन या वायर डालने की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में हमें उसे रेफर करना पड़ता है इंदौर या खरगोन। या वो बड़वा का पूछता है कि साहब कहाँ करवा सकते हैं, आपका कोई निजी क्लिनिक है, तो हम उसे सजेस्ट कर देते हैं, आना हो तो उसकी इच्छा है। उसके साथ किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। अच्छा, विधायक जी ने और जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कई बार रोगी कल्याण समिति की बैठक में आपको वार्निंग भी दी, चेतावनी भी दी, और कि साहब आप अपने व्यवहार में और यहाँ उपस्थिति में और इसमें सुधार कीजिए। तो इसके बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ इस मामले में? नहीं, बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से जो भी सुधार करने की कोशिश करी है वो की है कि कोई भी मरीज जो सिविल अस्पताल में हड्डी का है वो संतुष्ट न हो, उसे पूरा इलाज मिले, है ना। और भाई मैंने उन्हें ये भी आश्वस्त किया था कि मैं अपने जो सरकारी का टाइम है उस दौरान मैं अपने क्लिनिक पर कभी भी किसी मरीज को नहीं देखता हूँ, और जो भी उपलब्ध सुविधाएं आज के समय वर्तमान में वो मरीज को पूरी देने की कोशिश करता हूँ। और मैंने विधायक जी के सामने ये भी रखा था कि भाई हमें यहाँ जल्द से जल्द हमें और भी मैन पावर उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम और बेहतर सुविधाएं दे सके, और आयुष्मान कार्ड या ऑपरेशन का जो सुविधा है वो हम मरीज को उपलब्ध करा सके। तो अभी क्या वर्तमान में आयुष्मान योजना के अंतर्गत ऑपरेशन या इलाज की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है क्या? नहीं, वर्तमान में आयुष्मान कार्ड अपने यहाँ बनते हैं। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों की हमारे यहाँ एंट्री भी होती है और उन्हें प्लास्टर वास्टर किया जाता है। उसके लिए हम उन्हें बस प्लास्टर की सुविधाएं दे सकते हैं, किंतु गंभीर मरीज होने पर या गंभीर फ्रैक्चर होने पर या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होने पर उसे हमें इंदौर या खरगोन ही रेफर करना पड़ता है या किसी अन्य अस्पताल। अच्छा, हड्डी के इलाज के लिए जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर कितनी मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है, पर्याप्त है या नहीं है? या बाहर कई बार शिकायतें ये भी आती है कि साहब बाहर की दवाइयाँ भी आप लिखते हैं, तो कहीं कमीशन तो नहीं बंधा हुआ डॉक्टरों का बाहर वालों से, इस प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं, तो क्या कहना? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भाई अस्पताल में जो दर्द की दवाइयाँ आती है वो कई मरीज के हमें हड्डी के कई प्रकार के मरीज आते हैं, किसी को कमर, किसी को घुटना, किसी को नस, किसी को सूजन, तो सारी दवाइयाँ तो सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसी स्थिति में हमें मरीज के हित में बाजार की दवाइयाँ लिखी जाती है, जो मरीज से पूछ के लिखी जाती है कि भाई ये दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप बाजार से ले लोगे, तो आपको लिख दी जाती है। अच्छा। अब इस स्थिति में अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसका अपना वो है, बाकी मैं अब मरीज के हित में, वैसे सरकार के द्वारा बाजार की दवाइयाँ लिखना सख्ती से मना कर रखा है, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा कहा गया है कि जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो उन्हें रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मंगवाई जाए या आप उन्हें बाजार से लिख दें, है ना। तो ये भी ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति बनती है कि भाई हमें बाजार की दवाइयाँ क्यों लिखी गई है, तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है आए दिन। आपका कहना बिल्कुल सही है, तो वो हम मरीज के हित में लिखते हैं, हमारा कोई कमीशन नहीं है, हम चाहे तो नहीं लिखे, हमने चाहे तो बिल्कुल नहीं लिखे, फिर मरीज को जितनी दवाइयाँ उसमें उपलब्ध हो उसमें उसका इलाज किया जाए, फिर उसे पूरी तरह से लाभ मिलना नहीं मिलना वो बात अच्छा निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि बड़वा का हॉस्पिटल काफी बड़ा है जी, यहाँ पर बहुत सारे चिकित्सकों की कमी महसूस होती है, बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में कितने चिकित्सक मौजूद हैं और किन किन चिकित्सकों की यहाँ पर और आवश्यकता है, वो मांग हम हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखे हैं, सरकार के सामने जी। ये तो बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अभी वर्तमान में हम लोग 2 प्रथम श्रेणी रोग विशेषज्ञ हैं, है ना। मैं डॉक्टर दिनेश ठाकुर हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नाइला खान स्त्री रोग विशेषज्ञ। बाकी जो डॉक्टर है अभी पीजीएमओ डॉक्टर इंगला साहब हैं, वो तो अपना हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है और वो लैब वेब संभालते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं वो जी। और हमारे पास अभी इमरजेंसी ड्यूटी के लिए कुल 5 डॉक्टर है ना। अभी हमें यहाँ वर्तमान में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो बच्चों के डॉक्टर की जो नहीं है जी। इमरजेंसी में भी बच्चे आते हैं तो उन्हें हमें लौटाना पड़ता है, या उन्हें जो वर्तमान में जो दवाइयाँ रहती उपलब्ध
उन्हीं से उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है। बच्चा रोग विशेषज्ञ जनरल सर्जरी डॉक्टर राजेश मेहड़ा साहब जो अभी बॉन्ड पे थे, रिटायर हो गए हैं, वो प्रयासरत हैं और वो भी जल्दी हमारे बीच में हो सकता है उपलब्ध हो जाएंगे। सर्जन है वो, हर्निया अपेंडिक्स पेट रोग विशेषज्ञ हैं जी और बेहोशी के डॉक्टर की जी अभी हमें सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो बेहोशी के डॉक्टर की, क्योंकि सनावद में भाई सिजेरियन सेक्शन होते हैं, थोड़े बहुत ऑपरेशन होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं। जी ये हमारे लिए मतलब एक अच्छा विषय तो नहीं है, जी पर हम इतना अच्छा बिल्डिंग और वो सब लेके बैठे हैं और हमारे पास डॉक्टर है, सरकार हमें सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो हमें एक बेहोशी वाला डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है आज मैं इस मंच के माध्यम से, ताकि भाई मुझ पे जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि कुछ हद तक मैं उन्हें अपना कम कर सकूं और त्वरित सेवाएं दे सकूं। अच्छा सर, बढ़वा को सीमोक का दर्जा मिला हुआ था पहले। जी हाँ, और वो सीमोक का दर्जा पिछले सालों में सनावद चला गया, बढ़वा को बीमोक हो गया। हाँ। अभी क्या वर्तमान में महिलाओं की जो डिलीवरी वगैरह होती है उसके ऑपरेशन वगैरह की सुविधाएं यहाँ हुई या सीमोक का दर्जा मिला वापस? नहीं, अभी वापस सीमांक का दर्जा नहीं मिला है, कागजों में सीमांक हो गया है। पहले हमारे यहाँ क्या है कि हमारी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना था और यहाँ हमारे पास सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी नहीं होती थी, सनावद में होती थी, तो सीमांक का दर्जा सनावद को दे दिया गया था और हमें वापस बीमांक कर दिया गया था। लेकिन चूंकि अब प्रथम श्रेणी रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पदस्थ थे और बस हमारे यहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर आ जाए तो हम ये तुरंत सारी दर्जा सीमोक का मिल गया है, लेकिन अभी ऑपरेशन जी हाँ, बस अभी सबसे ज्यादा अगर कमी हमें देखी जाए तो मेन पावर की। जी तो ये थे डॉक्टर ठाकुर साहब जिनसे हमने सारे प्रश्नों का, जो इनके खिलाफ भी थे, इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते थे, उन सारे प्रश्नों के साथ साथ में जनता से संबंधित जुड़े हुए हॉस्पिटल की समस्याओं संबंधित सारे प्रश्नों पर बात की। मैं समझता हूं कि बढ़वा की जनता के लिए यह साक्षात्कार बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।